दोस्तों, अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही अपराध की दुनिया का सबसे खूंखार शख्स दाऊद इब्राहिम का चेहरा सामने आता है। भारत समेत कई मुल्कों की पुलिस अपराधी से आतंकी बने दाऊद को तलाश रही है। हालांकि आज हम यहाँ दाऊद की नहीं बल्कि उस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी मुंबई में दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करता था, जिसे रावण के नाम से भी जाना जाता था। उस अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम है अमर नायक। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं इस अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में आपको, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट चैनल पर। अमर नायक का जन्म मुंबई के माटुंगा में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका परिवार सड़क किनारे सब्जी का ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करता था। अमर नायक के 2 भाई और एक बहन थी। अमर के बड़े भाई का नाम अजीत और छोटे भाई का नाम अश्विन नायक था। अश्विन की बात करें तो वो तो एक पढ़ा लिखा नौजवान था जिसने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया। बड़ा भाई अजीत सड़क किनारे सब्जी का ठेला लगाकर सब्जियां बेचता था और अमर का स्वभाव शुरू से ही झगड़ालू किस्म का था। उस समय लोकल गुंडे सड़क किनारे सब्जी का ठेला लगाने वालों से हफ्ता वसूली किया करते थे और सभी लोग उन बदमाशों को हफ्ता दिया करते थे। मजबूरी में क्या करना था। एक दिन की बात है कि अजीत सब्जियां बेच रहा था, तभी कुछ गुंडों में अजीत की हाथापाई होती है। अपने भाई को मारता देख अमर उन 5 गुंडों से भिड़ गया और अमर नायक ने उन 5 को इतना पीटा कि उन 5 में से 3 तो घायल हो गए और बाकी 2 भाग गए। लेकिन इसके बाद अमर नायक का सिक्का दादर सब्जी मंडी में चलने लगा। उसने उन गुंडों के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई थी। लोगों ने भी तय कर लिया था कि अब वो आगे से किसी भी गुंडों को हफ्ता नहीं देंगे। उधर अमर अपने आप को मजबूत कर रहा था, लेकिन तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि अमर नायक आगे चलकर अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन जाएगा। शुरू में गरीब दुकानदारों से रंगदारी वसूले जाने के खिलाफ लड़ने के लिए अमर नायक ने कुछ भरोसेमंद लोगों की टोली बना ली। उधर पोतिया गैंग अमर नायक से बहुत चिढ़ा हुआ था। वो किसी भी हालत में अमर नायक को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने अमर नायक के छोटे भाई अश्विन को किडनैप कर लिया और बदले में अमर नायक की डिमांड की। इस बारे में अमर नायक को पता चलते ही उसका खून खौल गया। उसने अपने लड़कों को तैयार किया और पोतिया गैंग पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। अमर नायक पोतिया गैंग पर हमला करती उससे पहले ही अश्विन ने पोतिया गैंग के लोगों को चकमा दिया और वहां से भागकर अपने घर आ गया। अश्विन के घर आते ही अमर का गुस्सा शांत हो गया, मगर अब अमर नायक समझ गया था कि पोतिया गैंग के साथ उसकी लड़ाई की ये शुरुआत हो चुकी है। अमर नायक ने दादर, चिंचपोकली, परेल जैसे इलाकों में अवैध शराब का धंधा शुरू किया और लोगों को मार पीट कर जबरन हफ्ता वसूल करता था और इस तरह अमर नायक के इन इलाकों में दहशत होने लगी। इसी बीच मुंबई में अरुण गवली अपना रुतबा जमा चुका था और वो दूसरे इलाकों में भी पैर पसार रहा था। आगे चलकर अमर नायक की अरुण गवली से सीधी टक्कर होने लगी। कहा जाता है कि अमर नायक के पास गैंग तो थी, मगर उसके पास उस वक्त के खतरनाक गैंगस्टर अरुण गवली से लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। पैसों की कमी के कारण अमर नायक ने उस समय के एक लोकल गुंडे राम भट्ट को अपने साथ मिलाया। इसके साथ ही उसका संपर्क गुजरात के पठान गैंग से हुआ और उसके संपर्क में आने के बाद उसने मुंबई में ड्रग्स का धंधा भी शुरू किया। आगे चलकर तो अमर नायक ने दूसरे इलाके के व्यापारियों से भी हफ्ता वसूली करना शुरू कर दिया। अब अमर नायक की गैंग में काफी कुख्यात हथियार थे, तो वहीं उसकी पहुंच इतनी ऊपर तक बन गई थी कि वो श्रीलंका से हथियार लाया करता था। साल 1985 तक अमर नायक मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुका था और उसके पास एक से बढ़कर एक हथियार भी थे। कहा जाता है कि अमर नायक ने काली दुनिया से भी मोटी कमाई भी की थी। उसने पुणे, पनवेल और दादर में संपत्ति खरीदी थी। कहते हैं अमर नायक का छोटा भाई अश्विन काफी पढ़ा लिखा सिविल इंजीनियर था। उसने गुजराती लड़की नीता से शादी की और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उसका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अमर नायक का भाई होने के कारण एक बार जब वो अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आया तो वेस्टर्न हाईवे पर उसके कार पर हमला हो गया। गोलियों की बौछार हुई। इस दौरान अश्विन और उसकी पत्नी तो बच गए, मगर इस हमले से अश्विन को बहुत गहरा सदमा लगा और उसने अपने भाई अमर की गैंग को ज्वाइन कर लिया। उसने अपने ससुर हरिलाल जेठवा के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। इससे अरुण गवली को जबरदस्त मिर्ची लगी। उसने हरिलाल जेठवा को मारने के लिए तान्या कोहली को ऑर्डर दिया और तान्या कोहली ने 22 मई 1993 को हरिलाल जेठवा को मार दिया। इससे अश्विन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अश्विन ने तान्या कोहली को मारने का फिर फैसला किया। हरिलाल जेठवा के मर्डर केस में तान्या को पुलिस ने पकड़ा था और फिर 1 अक्टूबर को पुलिस तान्या को विदर्भ एक्सप्रेस से अमरावती ले जाने की तैयारी करने लगी। उधर अश्विन ने तान्या को मारने के लिए शूटर तैनात किए थे। तान्या को कल्याण स्टेशन पर मारने का तय हुआ था, क्योंकि विदर्भ एक्सप्रेस कल्याण स्टेशन पर रात के 1 बजे पहुंचती थी और ये काफी भीड़-भाड़ वाला स्टेशन था। यहाँ पर तान्या को मारकर भागना आसान था। उसके बाद अश्विन के शूटरों ने तान्या के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी और उसे मार डाला। इस हमले में पुलिस के 2 कांस्टेबल घायल हो गए और तान्या कोहली की हत्या के आरोप में नीलेश असगांवकर को और उसके साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अश्विन को भी गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। इधर अरुण गवली को भरोसा नहीं हो रहा था कि अश्विन तान्या कोहली को मारने में कामयाब हो गया।
अब उसने अमर की गैंग को खत्म करने का ठेका अपने भरोसेमंद साथी मामा यानी सदा पावले को दे दिया। मुंबई की ग्रैंड रोड पर मौजूद शीतल स्टोवर्स के मालिक बाबू भाई शाह को अरुण कबली ने संदेश भिजवाया कि वो दगड़ी चाल आकर अरुण कबली से मिले, मगर मालिक बाबू भाई शाह अरुण कबली से मिलने नहीं गया और उनके न्योते को ठुकरा दिया। दरअसल अरुण कबली शाह को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे अमर नायक से दूर करना चाहता था। लेकिन शाह के मना करने के बाद 6 मार्च 1994 को सदा पावल ने अपने साथियों के साथ मिलकर शाह को मौत के घाट उतार दिया। इसकी वजह से अमर नायक गैंग की फाइनेंशियल कंडीशन अब खराब होने लगी। इतना ही नहीं, मालिक बाबू भाई शाह का बेटा वीरेंद्र शाह अब दगड़ी चाल चला गया। उसने अरुण कबली को 25 लाख रुपए दिए और अब वो अरुण कबली के इशारे पर काम करने लगा। इधर जैसे ही अरुण कबली का खौफ व्यापारियों में कम होने लगा, तभी अमर नायक ने अरुण कबली के फाइनेंशियल सोर्सेस पर अटैक करने का प्लान बनाया। भाई खला की सबसे बड़ी कपड़ा मिल थी, जिसका मालिक सुमित खटाओ वो अरुण कबली को हफ्ता दिया करता था। इस कपड़ा मिल में 5700 मजदूर काम किया करते थे, लेकिन अब वो सभी हड़ताल पर चले गए। इसकी वजह से सुमित खटाओ को 46 करोड़ का घाटा हो रहा था। मिल के मालिक ने सोचा कि अगर वो इस मिल की जमीन को बेच देगा तो उसी पैसे से किसी दूसरी जगह मिल चालू कर देगा। मिल का टोटल एरिया लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर था, जिसकी उस समय कीमत थी लगभग 5,000 करोड़। लेकिन मिल की जमीन को बेचने के मामले में मिल के मजदूरों की यूनियन ने अड़ंगा लगा दिया। मिल को बेचने की परमिशन उसे अदालत से तो मिल गई, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक पेंच ये भी था कि मिल की जमीन को बेचने के लिए उसे मजदूर यूनियन की परमिशन की भी आवश्यकता थी। इस मामले में सुमित खटाओ ने अरुण कबली को भी इन्वॉल्व किया था। वो अरुण कबली के पास गया, उसे 3 करोड़ रुपए देकर इस बारे में बताया और फिर उसे मिल की जमीन को बेचकर मिलने वाली कीमत का 10% देने का ऑफर भी दिया। लेकिन अरुण कबली के लिए भी ये काम इतना आसान नहीं था। उस समय राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ अध्यक्ष के पद पर हरिबाहु नायक मौजूद थे। उनके पास जब मिल की जमीन को बेचने का प्रपोजल आया तो उसमें उन्होंने देखा कि इसमें मजदूरों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस योजना है ही नहीं। अब इस बात से असंतुष्ट होकर उन्होंने इस प्रपोजल को खारिज कर दिया। बिना मजदूर संघ के परमिशन से जमीन को बेचा नहीं जा सकता था। इसके बाद अरुण कबली ने राजनीतिक चाल चली और गांधीवादी नेता हरिबाहु नायक को पद से हटाकर अपने किसी व्यक्ति को बैठाने का प्लान बनाया और फिर अरुण कबली ने शंकर राव को यूनियन का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। इसकी तैयारी चलने लगी। अब इस बात की जानकारी अमर नायक को पता लगी तो उसने सुमित खटाओ को मारने का प्लान बनाया। सुमित खटाओ एक दिन काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा था, तभी अमर नायक के लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उस हमले में सुमित खटाओ की जान चली गई। ये घटना मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ साथ शासन प्रशासन को भी हिला देने वाली थी। अमर नायक ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अब तक सबसे बड़े आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। इस बात की जिम्मेदारी उस समय के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय साल्सकर को दी गई थी। पुलिस ने अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि अमर नायक 10 अगस्त 1996 को मिदनापुर इलाके में आने वाला है। पुलिस ने भी अपनी फील्डिंग जमा ली और अमर नायक के आने का इंतजार करने लगी। इसके अलावा पुलिस के सामने एक और चैलेंज ये भी था कि अमर नायक का कोई भी स्केच या फोटो उनके पास नहीं था। कोई भी अमर नायक को पहचानता नहीं था। पुलिस टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए टारगेट को वेट कर रही थी। लगभग 12 बजे के बाद एक कार उस इलाके में आई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पुलिस वालों ने पेशेंस रखते हुए कार के रुकने का इंतजार किया। जब वो कार रुकी तो उसमें से एक आदमी उतरा। उसको देखकर ये कंफर्म करना जरूरी था कि वो अमर नायक है या फिर नहीं। एक पुलिस ऑफिसर ने उसे आवाज लगाई, अरे अमर, तू यहाँ कैसे? और अमर नायक को अंदाजा भी नहीं था कि इस जगह पर पुलिस की फील्डिंग होगी। वो इस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आगे चलकर उसे एहसास हो गया कि ये तो कोई पुलिस वाला है। उसने उस पुलिस वाले पर फायरिंग की और वापस गाड़ी की तरफ भागने लगा। तभी विजय सालस्कर की गाड़ी अमर नायक का पीछा कर रही थी और अमर नायक विजय सालस्कर पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस की टीम अमर नायक को सरेंडर करने के लिए कह रही थी, मगर उसकी तरफ से लगातार हो रही फायरिंग के कारण आखिरकार पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और इस फायरिंग में अमर नायक की मौके पर ही मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी अमर नायक के दादर सब्जी मंडी से लेकर मिदनापुर तक के सफर की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना।